ठीक है, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक है टैक्स से जुड़ा हुआ। बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि साहब ये कहा गया था कि वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का मतलब होगा गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन हमने देखा जीएसटी में इतने सारे स्लैब थे और जो व्यापारी था वो इतना परेशान हो गया, उसे बार बार अपने सीए के पास जाना पड़ता था, कंप्लायंस बहुत ज्यादा थे, पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, हर बार जीएसटी के नियम बदल गए। समझ ही नहीं आ रहा साहब ये गुड एंड सिंपल था या जो राहुल गांधी कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स था। अब हमने बड़ा बदलाव किया और 2 टैक्स स्लैब हमने जीएसटी के कम कर दिए। मोटे तौर पर 2 रह गए, एक 40% का स्पेशल स्लैब भी है। ज्यादातर चीजें हमने उन 2 स्लैब में 5% और 18% में डालने की कोशिश की है। आपने भी बहुत समय तक आवाज उठाई कि वन नेशन वन टैक्स, क्या आपको लगता है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या सुधार होने की जरूरत है, और जो सुधार हुआ है उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो जो आज ही जीएसटी आज हम देख रहे हैं उसके लिए मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। व्यापारियों को उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ी राहत दे दिया। व्यापारी बड़े परेशान थे, वो जो 3-4 तरीके का स्लैब चल रहा था उससे बड़ी दिक्कत आ रही थी उनको, तो अब वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। देखिए, टैक्स किस लिए होता है और हमें पहले टैक्स का इतिहास देखना पड़ेगा। भारत की जीडीपी लगभग 40% थी चाणक्य समय में, जो हमारा गोल्डन पीरियड कहा गया, माना गया। चाणक्य के समय में कितने तरीके के टैक्स थे? क्या चाणक्य के समय में टोल टैक्स था, कि रोड टैक्स था, कि वैट था, कि टीडीएस था, इनकम टैक्स था? कौन सा टैक्स है? कि जीएसटी? कुछ नहीं था ना, सिंपल एक टैक्स चल रहा था, जितने का व्यापार करोगे उसको उतना % उठा के आप दे दोगे। आज की डेट में चलो परिस्थितियां बदल गई हैं, खर्चे अलग अलग तरीके के हो चुके हैं। आपको सेना पे खर्च करना है, स्कूल कॉलेज पे खर्च करना है, डिफेंस पे खर्च करना है, बाहर बाउंड्री भी बनानी है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, बहुत सारे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में 10-12 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, लगभग इतने ही अपने जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है, 150 करोड़ के देश में इतने लोग हैं। आप ये मान लीजिए कि 10-12% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकी तो लोग 90% 88% नहीं दे रहे हैं ना। वैसे भी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो ज्यादातर लोग बाहर हो चुके हैं। इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है जो मेरे दिमाग में है, जिसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं और मैंने कई बार कहा भी है। आप कस्टम टैक्स रखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखिए, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो बाद में वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पता चला चीन का सस्ता माल इधर आ गया, तो बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर कितना टैक्स लगाना है, वो केंद्र सरकार को उस पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी रखनी चाहिए। बाकी और किसी टैक्स की जरूरत नहीं है। टैक्स की ये वर्तमान टैक्स इलॉजिकल भी है। कैसे? बाकी राज्यों के इनकम टैक्स दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले तो इनकम टैक्स नहीं दे रहे। वो करोड़पति हो, अरबपति हो, तब भी नागालैंड में तो टैक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो पहले से चला रहा है। ये क्या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य टैक्स नहीं देता? आपके जो शेड्यूल 6 वाले स्टेट है, आपका मेघालय है, आपका मिजोरम है, आपका नागालैंड है, वहां तो कोई टैक्स ही नहीं है। वो एक तरीके से अपने आप में टैक्स हेवन बना हुआ है। इधर की सारी ब्लैक मनी वहीं जा रही है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा, भारत के त्रिपुरा के कुछ राज्यों में, कुछ एरिया में, असम के कुछ क्षेत्रों में, बाकी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वो जो ट्राइबल वाला एरिया जिसको कहते हैं, वहां पे सरकार ने इनकम टैक्स नहीं लगाया। उनका ये था कि भाई पूरा राज्य नहीं, राज्य का कुछ हिस्सा नहीं, कुछ तो पूरे राज्य, कुछ पूरे राज्य, नागालैंड पूरा, आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, कितने भी कमाएं आप, टैक्स नहीं देना। और बिजनेस पर जो जीएसटी हम दे रहे हैं वो भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, ना इनकम टैक्स देना, ना जीएसटी देना, कुछ नहीं करना। यानी आप सैलरी लेते हो या आप व्यापार करते हो, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, मंत्री हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, आपको टैक्स देना नहीं। और आज भी वो चल रहा है। यही नतीजा हुआ कि जब नोटबंदी हुई थी तो सारे हवाई हेलीकॉप्टर में नोट भर भर के सब नॉर्थ ईस्ट गई थी, वहां बैंकों में जमा हुई। तो जब आईटीआर भरना ही नहीं है तो किसी खाते में कितना पैसा जमा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग, आपसे कोई सोर्स नहीं पूछेगा इनकम का, कोई सोर्स, जब आईटीआर भरना ही नहीं है तो पूछेगा कौन? आप आईटीआर के दायरे से बाहर हो तो पूछ ही नहीं सकता। दूसरा, आप जरा सोचिए कि हमने गाड़ी खरीदते समय जब रोड टैक्स दे दिया तो हमने सड़क बनाने के लिए टैक्स दिया ना, फिर टोल टैक्स क्यों? आपने कमाई पे अगर अपने टैक्स दे दिया तो फिर खर्च करने पे टैक्स क्यों? तो भाई या तो कमाई पे टैक्स लो, या तो खर्च करने पे टैक्स लो, या तो रोड टैक्स लो, या तो टोल टैक्स लो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ये कौन सा सिस्टम है कि मैं वकील हूं, मैं पहले मैंने टैक्स दिया, उसके बाद मैंने किसी को फीस दिया, अब बेचारा वो टीचर भी टैक्स दे, मैं किसी डॉक्टर को अपना, यानी मल्टीपल टाइम आप देते जा रहे हैं, पूरा चेन बनी हुई है। और उससे बहुत, चलो कुछ लोगों को रोजगार तो मिला है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को नौकरी मिली हुई है, खुद सीए को काम मिल गया, सीए को काम मिल गया है, जीएसटी को काम मिल गया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, उसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, सिंपल वो वसूली कर रहा है। आपका जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई हमारे प्रोडक्टिविटी में योगदान नहीं, सिंपल वो पैसा ला के दे रहा है। आज की डेट में जब डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना बढ़ चुका है, सबके पास अकाउंट खुल चुके हैं, सबके पास बाकायदा बैंक से हर व्यक्ति जुड़ चुका है। इस समय भारत में 250 करोड़ बैंक खाते हैं टोटल, 250 करोड़, यस। 140 करोड़ के देश में 250 करोड़ बैंक खाते हैं। 55 करोड़ तो जनधन खाते हैं, और जनधन खाता उसका होता है जिसकी टोटल एनुअल इनकम 50,000 से कम हो। एक साल में जो 50,000 से कम कमाता है उसी का जनधन खाता, उसका जनधन खाता खुलता है। ठीक, तो मतलब गरीब, आदिवासी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, किसान, मजदूर सब बैंक से जुड़ चुके हैं। 12 करोड़ लोगों को बाकायदा किसान सम्मान निधि मिल रही है, और किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई जमीन ही नहीं है। तो इसका मतलब आदिवासी, गरीब, एकदम गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ा हुआ है, वो भी जा रहा है हर 3 महीने पे अपना पैसा। आधार कार्ड भी है, बैंक अकाउंट भी है। 130 करोड़ आधार बन चुका है, 140 करोड़ के देश में 130 करोड़ बन चुका है। हर व्यक्ति के पास आधार, हर व्यक्ति के पास बैंक का खाता, हर व्यक्ति बैंक में आना जाना सीख लिया है, पैसा आना जाना सीख लिया है। अब इस समय मेरा मानना है कि सारे टैक्स खत्म करना चाहिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स शुरू करना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब ये हुआ कि आप जितना खर्च करोगे, कमाई पे कोई खर्चा नहीं, आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख रुपए, कितनी कोई टैक्स नहीं। और चाहे आप व्यापार भी कितने का करते हो, कोई टैक्स नहीं। केवल और केवल आपको जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार आपको 2%, यानी कि मान लीजिए मैं दुकान में गया, मैंने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपको 1020 दे देना, 1020 दे देना। अगर 20 रुपए मेरे टैक्स के, 20 रुपए मेरे टैक्स के, आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ना है बस। अब कुछ लोगों का होगा, लोग फिर तो ऑनलाइन करेंगे नहीं, कैश में करेंगे, उसके लिए फिर कैश लेन देन की लिमिट तय करनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा कैश नहीं दे सकते। भाई जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है वो आप नहीं सकते। जहां बिल आपका 5,000 से ज्यादा है उस पर आप कैश नहीं कर सकते। आपका ट्रेन टिकट 5,000 से ऊपर है, आप कैश में नहीं खरीद सकते। आपका फ्लाइट का टिकट 5,000 से ज्यादा, आप कैश में नहीं खरीद सकते। आपका मोबाइल 5,000 से महंगा है तो आप कैश में नहीं खरीद सकते। तो जो चीजें जो ईडब्ल्यूएस बीपीएल कैटेगरी है उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। भाई जो एकदम गरीब आदमी वो 2,000 रुपए वाला फोन लेगा ना, सिंपल वाला, और जो स्मार्टफोन लेगा, जो स्मार्टफोन चलाना जिसको आता है, तो वो बैंक भी कर लेगा, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर लेगा। ठीक है। आज की डेट में विशाल जी, जो मेरी जानकारी है, भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ठीक है, पर डे। महीने के 3,000 रुपए खर्च करते हैं एवरेज। अब जब 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं तो उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, उनको भी 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं। ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए तो भारत में कालाधन बहुत कम हो जाएगा, हवाला बहुत कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। और जब कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, ड्रग कारोबार खत्म होगा। क्योंकि जहां पे अभी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए अगर वो 500 की नोट है, एक अटैची में आ गया, अगर वो 100 की नोट होगी उसको 5 अटैची लेके, बहुत ज्यादा समय लगेगा उसको, तो 5 अटैची लेके चलना उसके लिए रिस्की है, बहुत मुश्किल है। 100 रुपए से बड़ी नोट करते ही 25%, क्योंकि जितने भी भारत विरोधी, देश विरोधी काम होते हैं या समाज विरोधी काम होते हैं वो सब कैश में होते हैं। घूसखोरी कैश में, कमीशनखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, मुनाफाखोरी कैश में, कालाबाजारी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, गौ तस्करी कैश में, सोना तस्करी कैश में, हथियारों की तस्करी कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, जितने भी कबूतरबाजी कैश में, हवालाबाजी कैश में, सब कैश में होता है। कैश खत्म कर दें। पर नोटबंदी का इसका मतलब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी उस समय उसके हिसाब से उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन अल्टीमेट टारगेट पूरा नहीं हुआ। मेरा मानना है कि शायद आज नहीं तो कल माननीय प्रधानमंत्री जिस दिशा में सोच रहे होंगे, ऐसा आपको लगता है 500 रुपए का नोट भी बैन होगा? 100% बैन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं। क्या सरकार अब उतनी हिम्मत दिखा सकेगी? क्योंकि नोटबंदी की लाइनों को देख करके विपक्ष ने बहुत कहा था कि पूरे देश को आज लाइनों में खड़ा कर दिया और कहते थे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। आज भी ब्लैक मनी उतनी ही है, तो ये तो फेल हो गया। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए जरूरत है, उसको करना पड़ेगा। भारत को बचाना है, भारत की
पूरी सिस्टम को पर बचाना क्या है। उसका बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, जैसे हमने किया एक दिन अचानक से रात को सारा बंद कर दे? लोग कहते हैं देखिए उसका मतलब तो तभी है जब अचानक से आप बंद कर दें। एक रात को ही आप आकर के ऐलान कर देंगे साहब कल से नहीं चलेगा। पर क्या उसका कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता जिसमें लोगों को तकलीफ थोड़ी सी कम हो? नहीं नहीं, वो जिसको तकलीफ होनी है उससे तकलीफ होगी। नोटबंदी हमको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, हम तो आराम से, हम तो गए थे बदल लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने जमा करा दिया था आपको खाते में। लगता है अगर कभी आगे हुआ तो ऐसे ही होगा अचानक एक रात? मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। एक दिन रात को 8 बजे सीधे बोल देना चाहिए आज के बाद से 100 रुपये नोट बंद, आज के बाद से 5,000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद, आज के बाद से 50,000 रुपये से महंगा जो भी लेन देन होगा उस पर आधार अनिवार्य होगा, आधार को लिंक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। क्योंकि भारत को अगर हमें सुरक्षित बनाना है तो आपको अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सबको रोकना पड़ेगा। और सबको रोकने का तरीका यही है, आप उनकी फंडिंग रोक दो, फंडिंग रोक दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जिस देश में, इसका एक बड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बताता हूं आपको, आप पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए। जिस देश में करेंसी की साइज जितनी ज्यादा है वहां उतनी ज्यादा अराजकता है। अराजकता क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां उतना ज्यादा काला धन है। काला धन। करेंसी की साइज ज्यादा होगी, काला धन भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, काला धन भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, अराजकता ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल। करेंसी की साइज जितनी छोटी होगी, आप यूएस में, अमेरिका में देख लीजिए, पूरे यूरोप में देख लीजिए, मैक्सिमम साइज 100 है, और हमारे देश में भी 100 से ऊपर कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में आप बताओ 100 रुपए से बड़ी नोट लेके आप कहाँ पर डे कहाँ? मुझे तो लगता है मैंने नोटबंदी के बाद से कैश इस्तेमाल ही बंद कर दिया। Exactly. ऑनलाइन पेमेंट की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है। और अच्छा, आजकल यूपीआई लाइट आ गया है कि 1,000 रुपए तक आपको पिन भी नहीं डालना, पिन भी नहीं डालना, सिंपल आप कर सकते हैं। सिंपल कर सकते हैं। दुनिया में सब ज्यादा ट्रांजेक्शन हमारे पास हो रहा है। हाँ। न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है, न टोल टैक्स की जरूरत है, न रोड टैक्स की जरूरत है, न वैट की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए, सारे ये टैक्स खत्म हो जाए, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, हथियारों का कारोबार खत्म हो जाएगा, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म हो जाएगी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो ब्लैक मनी को व्हाइट करती रहती हैं पूरा, वो सारा वो खेल भी खत्म हो जाएगा, राजनीति साफ हो जाएगी, देश साफ हो जाएगा, जातिवाद कम होगा। क्योंकि जाति का जहर घोलने के लिए फंडिंग आ रही है कैश में, भाषा का जहर घोलने के लिए फंडिंग आ रही है कैश में, क्षेत्र का जहर घोलने के लिए फंडिंग आ रही है कैश में। जो भी गलत काम करना है फंडिंग कैश में। आज की डेट में राजनीति सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल धंधा बना हुआ है, क्योंकि कैश कारोबार चल रहा है। ये कैश कारोबार खत्म हो जाएगा, ये राजनीति धंधा